है। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 30 टेस्ट पेपर सॉल्व कराएंगे हम लोग टोटल, और 30 अगर सॉल्व कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन के ये हैं, तो कितना क्वेश्चन हो गया भाई, लगभग 4500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो सोचो, इतने क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो बहुत सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अगर आप ये एग्जाम निकालना चाहते हो तो फिर निश्चित रूप से आपको ये 300 टेस्ट पेपर करना ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं पहला क्वेश्चन, यहां पर निम्नलिखित नाम समूहों, आप लोग एक बार पढ़ो खुद से, क्योंकि ये आपका रीजनिंग का है तो आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ो। नाम समूहों में से असंगत की पहचान कीजिए। अब इसमें से असंगत पहचानना है। अमरूद, तरबूज, सलाद पत्ता, सेब, कीवी, आम, नाशपाती, अनार, बहुत सारा दिया है, लेकिन मेनली हमें यह देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है अलग सा। तो इसमें सलाद पत्ता, कीवी क्या है, फल है, नाशपाती भी फल है, अनार भी क्या है, फल है, सलाद पत्ते की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये आपका अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यही क्या है, ये विषम आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, ध्यान से पढ़ो और आप लोग कोशिश करते रहिए, आप लोग रिप्लाई करें, बताएं कि हाँ इसमें से कौन सा आंसर सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है। और एक चीज और, पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगा, यही डिस्क्रिप्शन में ही उसको ऐड कर दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। 300 टेस्ट के पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगे और उसको सॉल्व करना। आपको नहीं समझ में आए तो आप यहां पर आकर वीडियो देख लेना, वीडियो में आप उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड करके भी देख सकते हो। और एक चीज और सलाह दूंगा कि अक्सर आप लोगों को अगर केवल वीडियो ही देखना है, सवाल नहीं लगाने हैं, तो आप उसको स्पीड को 1.25 पे देखेंगे तो और ज्यादा मजा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना और क्या। आगे देखो, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित, यानी क्या मतलब है, यहां पे आकृति का चयन करना है, जैसे ये है, उसके इसके बाद ये जिस तरीके से पैटर्न में आया है, वैसे इसके बाद ये कौन सा पैटर्न आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो कौन सा पैटर्न आना चाहिए, तो क्या किया है, इसको ऐसे पलट दिया है, तो इसको भी क्या कर दो, ऐसे घुमा दो, तो ऐसे घुमाओगे तो इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, तो सबसे पहले तो जीरो को बीच वाले को घुमा दो, इसको घुमाओगे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो ये वाला तो कट गया, सीधा सीधा था, ये वाला भी कट गया, सीधा सीधा था, और इसको अगर ऐसे घुमाएंगे तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये ऊपर जाएगा, यहां पे गलत दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब आपके विजुअलाइजेशन पर है कि कितना अच्छा विजुअलाइज आप इस चीजों को कर ले जा रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नीचे 5 शब्द दिए गए हैं और किसी प्रकार से समान है कुछ शब्द, और इसमें से एक भिन्न ढूंढना है। तो बताओ इसमें से भिन्न कौन सा वाला है, उपग्रह, तारा, सूर्य, पृथ्वी और ब्रह्मांड। अब ऑप्शन देखते हैं, ब्रह्मांड, पृथ्वी, उपग्रह, ये तारा। तो क्या है, यहां पे देखा जाए तो कोई ना कोई ये सब क्या है, एक सिंगल बॉडीज दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी भी एक सिंगल बॉडी, कोई एक तारा की बात हो रही है, उपग्रह की किसी बात हो रही है। ब्रह्मांड के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। ब्रह्मांड के देखो, पृथ्वी के अंदर तो पृथ्वी आएगा, तारा के अंदर तारा आया, उपग्रह के अंदर उपग्रह है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर क्या आ गया, सब। तो ये ब्रह्मांड ही क्या है, सबसे भिन्न है यहां पर। चलो नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं रीजनिंग। हाँ अगला सवाल है हमारा, ठीक, 5 विषय दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी तरह से समान है, एक अलग है। बताओ इसमें से एक अलग है, बेमेल का चयन करना है इसमें। भौतिक, रसायन विज्ञान, भूगोल, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, बताओ इसमें से क्या अलग है। तो भाई यहां देखो, भौतिकी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है, रसायन भी एक विज्ञान की शाखा है, वनस्पति विज्ञान भी शाखा है, और जीव विज्ञान भी विज्ञान की शाखा है, लेकिन भूगोल विज्ञान के अंदर नहीं आता है, इसलिए अलग इसमें से क्या है, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भूगोल इसमें से क्या है, अलग है। तो एक एक क्वेश्चन पढ़ो और मेरे साथ लगाते चले जाओ। आगे देखो, यहां पे सवाल है, निम्नलिखित आरेख एक कंपनी के किसी विशेष विभाग के कर्मचारियों द्वारा बोले जाने वाली भाषाओं की संख्या के लिए एक सर्वेक्षण है। ठीक है, अब इसमें आपको सर्वेक्षण में ध्यान देना होगा कि क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं। तो यहां देखो 3 चीजें दी गई है इसमें। पहला क्या है, अंग्रेजी भाषा बोलने वाले लोग इस गोले में, ये जो गोला है इसमें हिंदी भाषा बोलने वाले लोग और मराठी बोलने वाले लोग, ये तीसरे गोले में है। अब देखते हैं इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या अलग है, पहचान करें जो गलत है, गलत की पहचान करना है आपको। तो आओ गलत की पहचान करो। इसमें गलत की पहचान करना है तो देखो, इसमें पहला, सर्वेक्षण में भाग लेने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 54 है, क्या ये सही है, तो सबको जोड़ दो। तो यहां देखो, ये हो गया 20, 10, 30 और ये 8 हो गया, कितना हो गया 38 और
इसको जोड़ दो, 7 और 9 38 और ये 16 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो पहला तो सही है। इसके बाद 30 कर्मचारी हिंदी बोल सकते, तो हिंदी में देखो 12 और ये 8 20 और ये 30 हो गया, सही है। 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं, 30 कर्मचारी मराठी नहीं, तो इसको छोड़कर यहां देखो, तो ये 20 और 10 30, तो 30 कर्मचारी मराठी नहीं बोल सकते हैं। यहां देखो इतने सब बोल सकते हैं ना, तो ये आपके 12 और 8 20 ये नहीं बोल सकता, और ये 10 30 नहीं बोल सकते। 23 कर्मचारी केवल 2 भाषाएं बोल सकते हैं, तो 2 भाषाएं बोलने वाले कौन कौन से हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो 8 5 13 और ये क्या हो गया 20, तो ये 20 लोग ऐसे हैं जो 2 भाषाएं बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ 23 दिया है, तो क्या सही हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन ही गलत है एक्चुअल में। बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं, सही सही दिखाई पड़ रहे हैं हमें। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही सवाल होंगे जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होंगे, वही करके आप लोग बड़े आसानी से ये सवाल कर सकते हैं। देखो रीजनिंग कठिन आएगी, पहले से ही बता दे रहा हूं, क्योंकि हिंदी इजी है और जीएस तो इजी नहीं है, लेकिन आप लोग करते हैं, जीएस के लिए मेहनत करते हैं। रीजनिंग लोग आसान मानकर कि आसान आसान रीजनिंग आएगा उसको करते हैं, लेकिन रीजनिंग पिछली बार काफी कठिन आया था, बैंकिंग लेवल का आया था, तो इस बार भी बैंकिंग लेवल की रीजनिंग हो सकती है। आगे दिया है 100 अभ्यर्थियों के सर्वेक्षण में आइसक्रीम फ्लेवर वेनिला चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी की उनकी पसंद के संबंध में निम्नलिखित जानकारियां दी गई है। भाई लो जानकारी दे दी गई है इन सब के बारे में। अब यहां पे आपको गोला बनाना पड़ेगा सबके लिए अलग अलग कि कौन क्या क्या पसंद करता है। तो सबसे पहले पढ़ो इसको, 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट, 28 ने स्ट्रॉबेरी, 13 ने वेनिला और चॉकलेट को पसंद किया, 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, 12 ने कुछ और, ऐसे करके बहुत सारा। एक मिनट, हाँ, तो इस तरीके से सबका दे रखा है अलग अलग। तो देखो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको करने के लिए पहले 3 चीजें इसमें ध्यान देना है। चॉकलेट एक कोई पसंद करता है, कोई वेनिला पसंद करता है और कोई स्ट्रॉबेरी पसंद करता है, यानी 3 गोले बनाने हैं आपको। और कुछ लोग इसमें से ऐसे हैं जो तीनों पसंद करते हैं, तो इस तरीके से गोला बनाइए आप। एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कुछ लोग 2-2 चीजें पसंद करेंगे और कुछ लोग 3। तो यहां पे उल्टा चलने की कोशिश करिए, ऊपर से चलने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा चलो। यहाँ पे क्या 5 ने सभी तीनों फ्लेवर पसंद किया है, तो यहां देखो तीनों गोले एक जगह मिलते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे 5 लिख दो आप। तीनों ने क्या पसंद किया है, ये तीनों को 5 लोगों ने पसंद किया। आगे देखो इसे पीछे उल्टा गए तो 12 ने स्ट्रॉबेरी, चलो यहाँ पे नाम तो लिख लो। मान लो कि पहला जो यहाँ पे लिखा जाए नाम चॉकलेट है, यहाँ पे तो CH में लिख दे रहा हूं, यहाँ पे वेनिला है तो V लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है तो इसको यस लिख दे रहा हूं, है ना। अब देखो यहाँ 5 तीनों को पसंद किया है, फिर 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया, तो देखो स्ट्रॉबेरी ये रहा और वेनिला ये रहा, यहां पे लिख दो 12, हो गया। अब आगे कहा जा रहा है 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की है, तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी ये है, दोनों का बीच में ये आ रहा है, तो 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की है। और ऊपर जाओ अब 12 ने, हाँ ठीक है, 13 ने वेनिला और चॉकलेट पसंद की है, तो चॉकलेट और वेनिला यहां पर ये 13 लोगों ने पसंद की, ऐसे भर दिया हमने इसको पूरा। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की। अब देखो स्ट्रॉबेरी ये है, यहाँ पे 28 जोड़ना है, कैसे होगा, 50 अभ्यर्थियों ने वेनिला पसंद की, 43 ने चॉकलेट पसंद की, 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की है, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, हाँ देखो यहाँ पे गड़बड़ कर रहा था मैं, इसको फिर से करते हैं एक बार फिर से इसको सब मिटा के करो, ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, एक बार फिर से देख लो थोड़ा। चलो ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी, ये चॉकलेट, ये वेनिला, उल्टा चलो तो 5 ने क्या किया, 5 ने तीनों को पसंद किया है, और फिर कह रहा है कि 12 ने स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद किया है, स्ट्रॉबेरी और वेनिला को 12 लोगों ने पसंद किया है। तो अब यहां पे एक्चुअली में यहाँ पे 12 यहां नहीं लिखेंगे, क्योंकि 5 ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं,
बात समझ में आई? तो स्ट्रॉबेरी वाले में 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं, वेनिला भी 5 पसंद कर रहे हैं, चॉकलेट भी 5 पसंद कर रहे हैं। लेकिन वेनिला और स्ट्रॉबेरी इनको पसंद करने वाले कौन है? 12 जो स्ट्रॉबेरी और वेनिला को पसंद किया और 5 ने सभी फ्लेवर को पसंद किया है। तो देखो ये जो 5 थे ये भी तो स्ट्रॉबेरी और वेनिला पसंद कर रहे हैं, इस वजह से यहां पे जो लिखेंगे हम लोग 7 लिखेंगे। तो 12 और ये 5 सॉरी 7 और ये 5 ये क्या हो गया? 12 हो गया। ऐसे लगाया जाएगा। इसके बाद कह रहे 11 ने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी पसंद की, तो चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी यहां पर देखो 5 ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है, अब बचा कितना? 6। तो यहां पर 6 लिखेंगे। समझ में आया? इसी तरीके से यहां पर चॉकलेट और वेनिला पसंद करने वाले 13 हैं, तो 5 ऑलरेडी यहां पर है, तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा। तो देख लो इस तरीके से ये बनेगा। अब यहां पे कितने कितने हैं? तो यहां देखो 28 ने स्ट्रॉबेरी पसंद की, तो यहां देखो 7 5 11 और 7 कितने हो गए? 18 और 10 बच गए। तो टोटल इस गोले में देखो, इस गोले में टोटल 28 लोग हो गए। तो 28 लोगों ने स्ट्रॉबेरी पसंद की। 43 ने चॉकलेट पसंद की, तो चॉकलेट में यहां पे 43 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ो 8 5 13 और 6 क्या हो गया? 19। 43 लाने के लिए कितना और चाहिए हमें? 24 और चाहिए, तो 24 यहां पर लिख दिया गया। हो गया? आ जाएगा। अब यहां पे 50 ने वेनिला पसंद किया, इस यहां पर 50 आना चाहिए टोटल जोड़ने पर। तो 8 5 13 और ये 7 कितना हो गया? 20। कितने बच गए? 30। अब देखो वेनिला टोटल 50 हो गए, यहां देखो यहां 43 टोटल चॉकलेट हो गए और 28 वाले टोटल स्ट्रॉबेरी हो गए। अब क्वेश्चन पूछो क्या है? तो हाँ जी, ऐसे कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया लेकिन वेनिला को पसंद नहीं किया? तो भाई इसमें से हटा दो, यहां जो है ना इनको हटा दो, तो आपको मिलेगा आंसर। क्या आंसर मिल जाएगा? जिन्होंने चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी तो पसंद किया है, यानी चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी दोनों को पसंद किया है, इसको हटा दो। किसने कितने किया है? ये देखो ये 6 दिखाई पड़ रहा है, यही है जिसने चॉकलेट भी पसंद किया है और स्ट्रॉबेरी भी पसंद किया है। बाकी तो इधर वाले केवल स्ट्रॉबेरी कर रहा है और इधर वाले केवल चॉकलेट कर रहे हैं। तो क्या आंसर सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो काफी कठिन क्वेश्चन है, देख लो भाई, ऐसे ही कठिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और आपको सॉल्व करना पड़ेगा सारे कठिन कठिन क्वेश्चन। अब यहां पे सवाल देखो, यहां पे कुछ ऐसे त्रिभुज करके ऐसे आपको फिगर बनाकर दे देगा और उसमें अलग अलग चीजों को आपको अलग अलग क्लासिफाइड कर देगा। उस क्लासिफाइड के हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है? त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। लो ये जो त्रिभुज है इसमें कौन है? विवाहित लोग हैं। फिर आगे है आयत जो है नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, ये नियोजित। अब देखो एक चीज और है, आपको समय की कमी होती है एग्जाम में, तो इस वजह से सबसे पहले क्या पढ़ लिया करो आप? सबसे पहले पढ़ना जरूरी होता है कि ये ऑप्शन में क्या दे रखा है और क्वेश्चन एक्चुअल में लास्ट वाला शब्द क्या पूछ रहा है। यहां ध्यान क्या देना है? उस अक्षर का चयन करें जो अविवाहित है, यानी जहां भी खाने में विवाहित आएगा वो हटा देना है। ठीक, नियोजित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, अविवाहित भी है और नियोजित भी है, उनका प्रतिनिधित्व करता है और साथ में गोल्फ नहीं खेलता है। समझ में आया? तो गोल्फ भी नहीं खेलता है और वो विवाहित भी नहीं है, तो दोनों को हटा देना। तो यहां देखो यहां पे क्या? त्रिभुज विवाहित व्यक्तियों को, तो त्रिभुज वाला हट गया, त्रिभुज क्या हो गया? गायब, है ना? त्रिभुज को काट दो, ऐसे बनाकर त्रिभुज को काट दो। इसके बाद क्या कहता है? आयत नियोजित व्यक्तियों को, हाँ तो नियोजित हमें चाहिए ही, और वृत्त गोल्फ खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई ये देखो ये गोल्फ जो है वृत्त है, इसको भी काट दो, बस आंसर मिल गया। देखा, आप अगर ऊपर से जाकर एक एक चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते तो बहुत कठिन हो जाता, लेकिन क्या उल्टा चले हम? उल्टा चले तो क्या हो गया? सीधे सीधे हमको मिल गया, एक एक काटते चले गए। हमने पहले देखा कि क्वेश्चन क्या है, डिमांड क्या कर रहा है, उस डिमांड के हिसाब से सप्लाई कर दिया, हो गया काम। तो आंसर क्या आ गया? ए, सीधे सीधे आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख लो, यहां पर ए जो भी दिया होगा वो ए यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो कितना आसान है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे इसको लगाने के लिए तो दिमाग घूम जाएगा अगर आप सही तरीके से नहीं चले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पे भी वैसे ही वृत्त और सब कुछ दे दिया गया है ना? यहां पर भी क्या करना है? हमें उल्टा कान पकड़ना है, यानी ऊपर से न जाकर हम किधर जाए?
नीचे से। आओ देखो क्या क्वेश्चन पूछता है। वो हिस्सा चुने जो अमेरिकी, पहला शब्द क्या है? अमेरिकी। अमेरिकी गायक की बात कर रहा है, अमेरिकी गायकों का प्रतिनिधित्व करता है जो अभिनेता नहीं है। तो जहां भी अभिनेता वाला आएगा उसको काट दो पहले तो। चलो देखो, अमेरिकी त्रिभुज में अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है, और आयत अभिनेताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो यानी कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है आयत जो में जितने अभिनेता हैं, और यहां पे पूछ रहा है जो अभिनेता नहीं है, तो पूरा आयत क्या हो गया? ऐसे निशान बनाकर आयत को हमने काट दिया, लो, है ना। त्रिभुज अमेरिकी का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहां पर अमेरिकी है ना भाई, अमेरिकी है, यानी कि ये त्रिभुज के अंदर आएगा, यानी कि ये जो त्रिभुज के अंदर होगा वो सही होगा, यानी ये वृत्त के बाहर ये जितना भी है वो गलत हो गया। ठीक है, तो अभी त्रिभुज के अंदर ये देखो, ये भी गायब हो गया और ये भी, ए और एम बचे हैं बस। अब इसमें पूछ रहा है गायक, आगे देखते हैं, वृत्त गायकों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये गायक है ना भाई, गायक है, देखो गायक किसमें होना चाहिए? वृत्त में होना चाहिए। बात समझ में आई? त्रिभुज में है इसका मतलब गायक नहीं है ये, तो ऑप्शन क्या सही है? ये ए वाला करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको इलिमिनेशन मेथड से चलना पड़ेगा, एक एक इलिमिनेट करके चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही है इसका, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो सवाल बहुत पूछा जाता है ना, जैसे सवाल तो देखे ही होगे यार, है ना। कितने त्रिकोण है गणना करो भाई, त्रिकोण कितने हैं इसमें? देखो त्रिकोण गणना कैसे करना चाहिए, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ऐसे त्रिभुज जो केवल सिंगल सिंगल है, उसमें बीच में कोई दूसरी लाइन ना हो। दूसरा ध्यान देना चाहिए कि जिसमें दो त्रिभुज आ जाते हो, और तीसरा ध्यान देना चाहिए कि तीन आ जाते हो, चौथा ध्यान देना कि चार आ जाते हो। मतलब अगर चौथा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो उसको हटा दो, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे ही देखना चाहिए, फिर कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले सिंगल वाला देखते हैं। देखो 1 2, ये हुआ आपका 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, 5 सिंगल वाले हैं। ये वाला त्रिभुज नहीं है भाई, देखो ये चौकोर है, तो सिंगल वाले कितना हो गए? 5। अब डबल वाले देखते हैं, डबल वाले कितने हैं? एक ये वाला दिखाई पड़ रहा है, ये दोनों डबल, एक, ठीक है, डबल 2, 2 हो गया। इसके बाद आपका यहां देखो डबल 3 हो गया, और कहां दिखाई पड़ रहा है डबल वाला? दिखाओ 3, ये देखो ये भी ये नहीं, 1 2 3, हाँ यहां वाला, ये देखो ये भी त्रिभुज बना रहा है 4, और कहां से त्रिभुज बन जा रहा है? यहां देखो ये भी एक त्रिभुज बन रहा है 5। तो डबल वाले कितने हो गए? ये भी 5 हो गए, 5 5 कितने हो गए? 10। अब इसमें देखते हैं ट्रिपल वाले हैं क्या कोई? तो यहां देखो 1 2 और 3, एक तो इधर आ जा रहा है, ये एक हो गया आपका, एक हो गया, तो ट्रिपल वाला कितना है? 1। 4 वाला देखते हैं, 4 कहीं पे दिखाई पड़ रहा है क्या आपको? तो 4 आपको कहां दिखाई पड़ेगा? हाँ ये तो 4 वाला, एक और यहां दिखाई पड़ रहा है, ये देखो ये एक त्रिभुज ये भी दिखाई पड़ रहा है, इस पे अभी तक नहीं गए, तो ये भी +1, और ये कंप्लीट एक त्रिभुज ये वाला है, तो ये भी +1। तो इस तरीके से कुल 13 हो जाएंगे त्रिभुज। हाँ, तो नीचे से काउंट करते हुए ऊपर की तरफ जाइए तो आपको मिलेगा। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 13 इसका सही होगा। तो 59 का 13। नेक्स्ट देखते हैं इसमें 60, क्वेश्चन नंबर 60। बड़े आसान आसान से सवाल है, अगर आप लगाते जाते हो तो बहुत अच्छा होगा। अब इसमें पूछा जाता है कि मानक पासा बन सकता, पता है आप लोगों को? मानक पासा का मतलब होता है कि जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी ऊपर और नीचे वाला अपोजिट साइड वाला जोड़ोगे तो क्या आ जाए? 7 आ जाए, तो उसको मानक पासा कहते हैं। जैसे 6 के नीचे बिल्कुल 1 हो, है ना, 5 के नीचे क्या हो? 2 हो, 4 के नीचे 3 हो, तो इस तरीके से उसको मानक पासा। तो यहां पे देखो, और इसको यहां इस तरीके का अगर फिगर दिया है तो इसको काउंट अल्टरनेट पे जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो इसमें देखो कौन से अल्टरनेट पे जोड़ने पे 7 आ रहा है। तो यहां देखो 2 और 5 जोड़ोगे 7 आ जाएगा, लेकिन 4 और 6 जोड़ोगे तो क्या 7 आएगा? नहीं, गया काम से। यहां देखो 2 और 5 जोड़ोगे तो 7 आ गया, 1 और 6 जोड़ो तो 7 आ गया, 4 और 3 ये भी जोड़ो तो क्या आ गया? 7। तो सब 7 7 आ गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है। तो बस सिंपल सा है, लेकिन आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। परिभाषा पता है तो हो गया काम, नहीं परिभाषा पता है तो फिर झूमते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो, नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया, ठीक है,
सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, मछली बाजार जा रहा है, ठीक है। 2 किलोमीटर तो देखो जानते हो, ये इधर उत्तर, इधर नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर क्या होता है पश्चिम, बस बना लो। 2 किलोमीटर इसको उत्तर भेज दो, लो भैया उत्तर की तरफ 2 किलोमीटर चले गए। अब क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं ना, जगह होना चाहिए, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा ये नियाज, तो इसके लिए थोड़ा नीचे बनाओ। यहां पहुंच गए, ये 2 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, 2 किलोमीटर, और उसके बाद दाएं मुड़ा, और उसके बाद वह सीधे 3 किलोमीटर गया। दाएं किधर, ये साइड, कितना गया, 3 किलोमीटर। चलो यहां इसको 3 किलोमीटर दौड़ा देते हैं। और उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर। अब इसको बाएं मोड़ना है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो बायां किधर हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, तो इधर गया, कितना गया, 2 किलोमीटर गया, है ना। और यहीं पर है ये मछली बाजार, ये देखो ये मछली, इसके पंख है, इधर पूंछ है, ये मछली बाजार पहुंच गए। तो बताना है कि यहां से और यहां तक की दूरी क्या होगी। बहुत साधारण से सवाल है। ये 2 किलोमीटर को यहां जोड़ दो, ये क्या हो गया, इसका लंब, ये क्या हो गया, 3 किलोमीटर को यहां जोड़ दो, क्या हो गया, ये आधार, और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है भाई। निकल जाएगा, यही तो है। तो कितना निकल जाएगा, इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगा, ये 2 और प्लस ये 2, 2 प्लस 2 टोटल कितना हो गया, ये 4, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको करेंगे तो 4, ये फॉर्मूला जानते होंगे ना कि कर्ण बराबर क्या होता है, ब्रैकेट में ये आपका लंब का स्क्वायर और ये आधार का स्क्वायर। तो क्या कर दीजिए, इसको ब्रैकेट में डाल के, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, कितना हो जाएगा √25। अब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 5 किलोमीटर प्रारंभिक स्थान से ये मछली बाजार दूर है। मिनिमम डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक। तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व करते जा, क्या आंसर होगा 5 किलोमीटर। चलो ठीक है, गुड, बढ़िया हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये सारे सवाल बहुत आसान होते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो मामला गड़बड़ है। आओ, अभी तक जो नियाज को घुमा रहे थे, अब घुमा देते हैं रवि। रवि क्या कर रहा है, चलो। रवि अपने भाई को घर पर छोड़ने के बाद चर्च से पुस्तकालय में जाता है। चर्च से चलो पुस्तकालय चला गया। पहले वो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम इधर, लाओ इसको 4 किलोमीटर चला दो। फिर बाएं मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़ रहा है, बाएं, और किधर जाता है 3 किलोमीटर। लो भैया 3 किलोमीटर बार, यहां पर इसका क्या है, इसका प्यारा सा घर है यहां पे, ठीक है। वह वहां से दाएं मुड़ता है, दाएं इधर का मतलब ये डायरेक्शन में, और 1 किलोमीटर चलता है। तो पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे बेचारे की पुस्तकालय है, ये पुस्तक है ना, यहाँ पुस्तकालय पहुंचता है। अब पूछा घर और चर्च के बीच की दूरी, तो भाई चर्च तो यहां से चला था और घर यहां है, तो इसके बीच की दूरी नापनी है। इसका कोई मतलब ही नहीं था, पुस्तकालय फर्जी में दे रखा था, तो पुस्तकालय छोड़ दो, कोई मतलब नहीं पुस्तकालय का। तो 4 और 3, तो भाई ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं कि √4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, टोटल √25 यानी 25 हो गया। 25 को बाहर करेंगे तो 5 आएगा, तो ये दूरी क्या हो जाएगी 5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 किलोमीटर। तो ऐसे आपको सवाल, देखो सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देखो रीजनिंग सॉल्व करना है तो क्या करना, अगर लाइव हो तो बहुत अच्छी बात है, लाइव नहीं हो आप तो इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, और पढ़ने के बाद इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। अब ये बहुत आसान सवाल है, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो विषम दिन कैसे नापते हैं, 7 से डिवाइड करके। अधिवर्ष में दिनों की संख्या क्या होती है 366, इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, तब कट पीट के 2 शेष बचेगा यार, याद कर लो। जो लीप ईयर होते हैं उसमें 2 दिन जो है शेष बचते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 दिन शेष बचते हैं, रट्टा मार लो, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है दुनिया भर का। तो क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पूछ रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करेंगे और कंफ्यूज होंगे। निम्नलिखित 4 चिन्हित आकृतियों में 3 एक प्रकार के हैं, एक आकृति अन्य 3 की तरह नहीं है। 3 एक जैसे है, एक अन्य है। अब इसमें बताओ कौन सा अलग है। देखो
कैसा दिया हुआ है। अब इसको दिमाग अगर लगाया तो सही हो जाएगा। क्या अलग है भाई, जरा सोच के देखो एक बार, सोचो सोचो, सोचने में आ रहा है। ये देखो, ये आर जैसा लग रहा है, यानी ये आर का एक तरीके से प्रतिबिंब है, यानी मिरर इमेज है ना। ये क्यू जैसा दिख रहा है, क्यू अगर ऐसे होता तो क्यू हो गया होता, राइट। तो ये क्यू का मिरर इमेज है। यहां देखो ये यस का मिरर इमेज है, लेकिन ये किसका है? अगर केवल ऐसे होता तो मान लेते एक बार कि सी का है, लेकिन यहां पर ये डंडी लगा दिया है इसमें, इस वजह से ये गड़बड़ है। तो क्या सही हो जाएगा? ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यही भिन्न है, अलग है। आओ फिर से किसी को टहला आते हैं। ए पूरब की दिशा और 5 किलोमीटर, तो पूरब किधर है? ये रहा, 5 किलोमीटर चला दो इसको। फिर वो दाहिनी ओर मुड़ा, नीचे की तरफ मुड़ा, यानी दाहिनी ओर इधर हो गया, और 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर इधर घुमा दो इसको, 5 इधर गया, 8 इधर गया, यहाँ 5 किलोमीटर, नीचे की तरफ 8 किलोमीटर गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, लो बाईं ओर मुड़ा और इधर भी चला 5 किलोमीटर। यही तो हो गया। एक बार फिर से देख लो, ए पूरब की दिशा में 5 किलोमीटर चला, घुमा दिया, दाहिनी ओर मुड़कर वो 8 किलोमीटर चला, नीचे की तरफ 8 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। लो भाई, यहां से बाईं यानी इधर चल के किधर गया? 8 किलोमीटर गया, यानी यहां पहुंच गया। फिर से वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? बहुत आसान हो गया। यहां से और यहां की दूरी कितनी है? 5 ये है, 5 ये भी हो जाएगा, 5 5 10। वेरी इजी क्वेश्चन। कितना हो जाएगा? 10, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है? सवाल लगाने का अप्रोच आपका सही होगा तो सवाल लग जाएंगे, अप्रोच सही नहीं होगा तो गड़बड़ है। अब ये कथन वाला सवाल जो है दिमाग घुमा के रख देता है कि कथन और इसमें जो भी चीजें पूछी जाती है वो कैसे सही है और कैसे गलत है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या चीज है। कथन के 2 पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है। पहली चीज तो ये कुछ भी लिख दें, घोड़े को गधा लिख दें और हाथी को बैल लिख दें, आपको क्या मानना है? सही मानना है उसको, चाहे इसीलिए कह दिया सब कुछ सच मानना है। और फिर 2 पुनर्नुमानों पर विचार करना है। जो पुनर्नुमान लगाएंगे विचार करो और तय करना है कि उसमें से कोई सा तर्क रूप से किसी भी संदेह से परे हो। अब जो भी ये देंगे उसमें संदेह नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप सही जगह पहुंचेंगे। कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता हो, संदेह न हो बल्कि जानकारी का अनुसरण करते हो। लो भाई पढ़ लो। भारत दुनिया के कुल आईटी उद्योग में 55% बाजार की हिस्सेदारी रखता है। अब ठीक है, 55% की भागीदारी रखता है, ठीक है ना। अब इसमें पूछ रहा है इससे क्या पुनर्नुमानित होता है। याद रखो, आईटी दिया है, बाजार दिया है और 75% की हिस्सेदारी। पहला है विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता के कारण ही भारत को पसंद करती हैं। इन्होंने कहा है जो ये दिया गया है उसी को सही मानना है, अगर कोई संदेह है तो गलत मानना है। यानी कि यहां पे कहीं नहीं लिखा है कि विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम के चक्कर में आती हैं। लिखा है कहीं पे? क्या नहीं लिखा है। यानी कि यह संदेहास्पद है। हो सकता है कि सस्ता, बात सही हो या गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जो लिखा है उसको सत्य मानना है, उसके अलावा सब क्या है? संदेहास्पद, क्या बोलते हैं उसको, संदेह उसमें प्रकट करो। तो विदेशी कंपनियां सस्ते श्रम की उपलब्धता में ही भारत को पसंद करती, जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है कि उनको भारत में स्किल ज्यादा दिखता हो। भाई क्यों नहीं चले जाते वो सीरिया चले जाओ, वहां पे और सस्ता श्रम मिलेगा। यमन चले जाओ या फिर अफ्रीका के देशों में चले जाओ, वहां पे भी तो सस्ता श्रम है, लेकिन नहीं जाएंगे। क्यों? स्किल नहीं है। समझ में आया? तो ये वाला गड़बड़ है, ये पूर्वानुमान क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा देखो, केंद्र सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उनकी प्रगति के लिए विभिन्न सब्सिडी प्रदान की है। तो कई सारे देश सब्सिडी प्रदान करते हैं, लेकिन वहां क्यों नहीं गई? क्योंकि यहाँ पे कई सारे चीजों का एक मिश्रण हो सकता है, राइट। तो इस वजह से ये भी आपके आंसर में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इनके कथन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पूर्वानुमान 1 अंतर्निहित है, 2 अंतर्निहित है, दोनों ही अंतर्निहित नहीं है। कौन सा सही होगा? दोनों अंतर्निहित नहीं है ये, ठीक है ना। तो न पूर्वानुमान 1 और न 2 अंतर्निहित है। तो इसमें देखो, इस तरीके सवाल में हमेशा सवाल को अच्छी तरीके से पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि सवाल में इन्होंने यहां पे एक चीज ध्यान देने बात है, तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे है ना। संदेह नहीं होना चाहिए और जो लिखा है वही सत्य है।
ठीक, उसके अलावा अगर कोई संदेह है तो वो गलत हो जाएगा। ये सवाल चीजों को ध्यान में देने की बात है, अगर नहीं ध्यान दिया तो फिर तो भैया भगवान ही मालिक है आपका। आओ आगे देखते हैं, एक और इसी तरीके का है। अब इसमें सवाल जरूर पढ़ना, अब इसमें कहीं भी वो संदेह और उस तरीके का चीज नहीं लिखा हुआ इस सवाल में, तो सवाल में अगर ऐसा नहीं लिखा है तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बदल जाती है। जरा इस सवाल को पढ़ो, ठीक है ना। सवाल क्या है, निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, निष्कर्ष पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। ठीक, सवाल वो सवाल अलग तरीके का था, ये सवाल अलग तरीके का है। यहां पर कथन देखो, सभी ऑक्सीजन अद्वितीय है, ये है ऑक्सीजन, ये महाराज ऑक्सीजन है, लिख दो इसमें O2, और ये क्या है, अद्वितीय है। चलो यानी कि ये अद्वितीय एक श्रेणी है, ये अद्वितीय एक श्रेणी है, अद लिख दो, और उसके अंदर सारे ऑक्सीजन क्या है, रहते हैं, और सारे ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे तब, अद्वितीय हो जाएंगे। पहला, सभी क्लोरीन उपयोगी है, तो ये रहा क्लोरीन भैया, ये कौन है, क्लोरीन भैया है। और ये कैसे है, सारे के सारे क्लोरीन उपयोगी हैं, ये क्या हो गए, उपयोगी हो गए। यानी कि यहां ऑक्सीजन और क्लोरीन का कोई संबंध ही नहीं, अलग है। अब देखो जरा इसका ऑप्शन क्या दे रहा है, कुछ क्लोरीन उपयोगी है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, क्लोरीन क्या है, उपयोगी है, तो कुछ क्लोरीन तो पक्की बात है कि उपयोगी होंगे ही होंगे, यानी कि ये बात सही है, कि पहला स्टेटमेंट सही दे रहा है। कुछ क्लोरीन ऑक्सीजन है, भाई ऑक्सीजन कहां बैठा हुआ है, क्लोरीन कहां बैठा हुआ है, इनके बीच में कोई संबंध बताया ही नहीं है। तो हो भी सकते नहीं भी हो सकते हैं, कोई संबंध नहीं बताया है, तो इसका मतलब कि ये गड़बड़ है। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, पहला स्टेटमेंट सही। जरा देखो कौन सा सही हो जाएगा, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कथन वाले सवालों में आपको विशेष दिमाग लगाना पड़ता है, विशेष ध्यान देना पड़ता है एक एक चीज का। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68। हाँ, इसको भी कौन सा तर्क मजबूत है ये पूछा जा रहा है, कि इसमें कौन सा तर्क मजबूत होगा। चलो देखो, क्या भारतीय सरकार को अनाथालयों को सहारा देना चाहिए, ये पूछा जा रहा है। अब यहां पर देखो, पढ़ें और जवाब दें, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं कह रखा है कि अगर थोड़ा भी संदेह हो तो वो गलत हो जाएगा, ना इसमें यह कह रखा है कि बिल्कुल वो कुछ सत्य वत्य दुनिया भर का वो नहीं दे रखा है। तो इसमें आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। तर्क पहला क्या है, अनाथालयों को सहारा देना चाहिए। अब आपका तर्क यहां पे काम करेगा क्या, हाँ, खराब आर्थिक और सामाजिक स्थिति सरकार के सहारे की आवश्यकता को इंगित करती है। तो भाई ठीक है, अनाथालयों को सरकार ये सहारा देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की खराब स्थिति को प्रदर्शित करती है, ये बात सब मानते हैं। अगला कह रहा नहीं, फर्जी गैर सरकारी संगठन पनपते हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग करते हैं, ये भी बात ठीक लग रही है। अब इसमें संदेहास्पद जो था वो चीज यहां नहीं है, इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही तर्क जो दिखाई पड़ रहे हैं वो सही लग रहे हैं, तो ये दोनों तर्क क्या होंगे, सही हो जाएंगे। तो 68 का ऑप्शन जो आपका सही होगा, ऊपर आ जाओ भाई, कहां गए, चलो ठीक है, दोनों ही सही है ऐसा मान लो। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, हाँ यहां दिया हुआ है देखो। तो तर्क 1 और तर्क 2 दोनों ही क्या है, ये मजबूत है, दिखाई पड़ रहा है। दोनों तर्क जो दिया जा रहा है हाँ के फेवर में भी और नहीं के फेवर में भी, दोनों ही तर्क मजबूत है, क्योंकि यहां संदेहास्पद, क्या बोलते हैं, संदेहास्पद जो भी है ठीक है, संदेहास्पद, ठीक है ना, जल्दी जल्दी बोलने में गड़बड़ हो जाता है। आगे देखो, नीचे दिए गए सवाल में एक कथन के बाद 2 पूर्वानुमान, लो भाई पूर्वानुमान ही तो मारे पड़ा है आपको। अब फिर वही बात आ गई पुरानी वाली की, क्या कह रहा है देखो, सब कुछ सच मानना है और फिर 2 पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि उसमें कौन सा तार्किक रूप से किसी भी संदेह से परे है। बस ये चीज ध्यान में रखना है कि तार्किक रूप से वो क्या होना चाहिए, संदेह से परे होना चाहिए, ठीक है ना। चलो देखो अब इसमें कथन की तरफ बढ़ते हैं। जो छात्र रिकॉर्ड बुक प्रस्तुत नहीं करते उन्हें प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ये कह रहा है। अब पूर्वानुमान क्या है, प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक अनिवार्य है। बिल्कुल, देखो कैसे, क्योंकि जिसके पास ये प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग लेना है
रिकॉर्ड बुक उसके प्रस्तुत, देखो प्रस्तुत जो नहीं करेगा वो प्रैक्टिकल परीक्षा में भाग नहीं लेगा, यानी कि भाग लेने के लिए रिकॉर्ड बुक तो अनिवार्य है, इसके बिना भाग नहीं लेगा। तो पहला तो सही हो गया भाई, इसमें कोई संदेह है क्या? बताओ, ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। आगे देखो, प्रैक्टिकल परीक्षा एक छात्र को एक विषय में तकनीकी रूप से मजबूत बनाती है। कुछ कहा है ऐसा इसमें? कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है, यानी ये क्या है? संदेहास्पद है। तो संदेह है इसमें, इसे क्या करेंगे? ये गलत हो जाएगा। तो क्या सही होगा इसमें से? ऑप्शन केवल एक। तो देखो कहां लिखा है, हाँ, केवल पूर्वानुमान एक अंतर्निहित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इस तरीके से सवाल लगाना है आपको। मैं तो आपको समझा रहा हूं यहाँ पे, तो समय लगेगा, जल्दी जल्दी अगर आप करेंगे तो समय आपको कम लगेगा, बस आपको सही तरीके से विचार करने आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, दो कथन यहां भी दिया गया है, तय करें क्या कथनों में उपलब्ध कराए गए तथ्य सवाल का जवाब देते हैं। लो, तथ्य दिया, उपलब्ध कराए गए यहां पर कथन है, और क्या वो सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है? देखो पहला कथन क्या है, सवाल, कलई के संदर्भ में नायर की दिशा क्या है? कलई कोई व्यक्ति है और उनके नायर के संबंध में दिशा बताना है। देखो, कलई रमेश से उत्तर से 10 मीटर दूर है। चलो भैया, कलई है, ये उत्तर से 10 मीटर या रमेश से दूर है। चलो, ये कलई इधर है, रमेश उत्तर में 10 मीटर है, ठीक है। विजय कलई से उत्तर पश्चिम में 5 मीटर है। विजय कलई से यहां से उत्तर पश्चिम, सॉरी यार, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे दिशा ही गड़बड़ कर दी हम तो। फिर से आ जाओ, ये रहे कलई, उत्तर तो इधर होता है ना, तो उत्तर में कौन था? रमेश था। रमेश से 10 किलोमीटर। और विजय कलई से उत्तर पश्चिम, उत्तर तो इधर है, पश्चिम तो इधर, तो उत्तर पश्चिम इधर गए, और यहां से कितने दूरी पर है? 5। कौन है ये? विजय है। चलो, इससे क्या कलई और नायर के संबंध में कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिल रहा है। चलो, क्योंकि पूछ रहा है कि दिशा क्या है, कलई और नायर की दिशा क्या है, पहले से हमें कलई और नायर की दिशा नहीं पता चल रही। दूसरा देखो, नायर विजय के पश्चिम में 5 मीटर दूर है। लो भाई, विजय का पश्चिम किधर होगा? इधर है पश्चिम, है ना, और कितना दूर है? 5 मीटर दूर है। हो गया। अब इससे क्या हमें कलई और यहां पर नायर के बीच में संदर्भ मिल जाएगा? बिल्कुल, दोनों को अगर इसको भी मिला दे, इसको भी मिला दे, तो हमें ये डायरेक्शन मिल जाएगा और दूरी भी मिल जाएगी। यानी कि अब देखो आंसर पढ़ो क्या दे रहा है, कथन 1 और 2 में उपलब्ध तथ्य मिलकर सवाल का जवाब देने के लिए पर्याप्त है। बिल्कुल सही। क्या एक कोई पर्याप्त है? अगर मैं कहूं नायर और विजय के बीच में दिया है तो कलई का पता नहीं है, और ऊपर कलई का पता था तो यहां नायर का पता नहीं है, यानी कथन 1 से कोई जवाब नहीं मिलता, कथन 2 से भी कोई जवाब नहीं मिलता, और दोनों कथन अपर्याप्त है ऐसा भी नहीं है, दोनों को मिला दो तो मिलेगा। तो क्या एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा? तो इस तरीके से आपको बुद्धि लगाओ, दिमाग पढ़ाओ, इसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये सवाल पढ़ो जरा, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह चलो की जगह लेगा। पढ़ो भाई। बोन को क्या बोलते हैं? आर्थोपेडिक पेडिस्ट, क्या बोलते हैं? आर्थोपोडियपेडिस्ट। कैंसर को क्या बोलते हैं? तो उसको बोल जाता है ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है ना। जानते हैं ऑन्कोलॉजी का अध्ययन करते हैं कैंसर के अंदर, तो उसी से क्या बना है? ऑन्कोलॉजिस्ट बना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए हो जाएगा। हिपेटोलॉजिस्ट कौन होता है? हिपैटिक किसको बोला जाता है? लीवर जो होता है आपका, उसको हिपैटिक कहा जाता है, तो ये हिपेटोलॉजी उससे संबंधित है, ठीक है ना। नेफ्रोलॉजी किससे है? न्यूरॉन से संबंधित है। चलो, किडनी से संबंधित है, सॉरी, नेफ्रोलॉजी। आगे देखो इसे, एक निश्चित कूट भाषा में यदि रमेश को पता नहीं कुछ लिखा है TBNFTJ और मिताली को कुछ लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रणवीर को क्या लिखा जाएगा? दो तरीका है इसको सॉल्व करने का, या तो इनके बीच में कुछ कॉमन ढूंढ के यहां से सॉल्व कर लो, है ना, या तो इसके और इसके बीच में डिफरेंस देख लो क्या क्या आता है। तो R और T के बीच में डिफरेंस क्या है? +2 है। A और B के बीच में डिफरेंस क्या है? +1 है।
m और n के बीच में क्या है, m के बाद n आता है, ठीक है ना, +1 है। तो इस तरीके से आपको एक एक का डिफरेंस देखना पड़ सकता है, ठीक है। या फिर इसमें और इसमें से कॉमन शब्द उठा के यहां ढूंढ लो। चलो हम लोग इजी वे, इतना झंझट पालने की जब क्या करें, कुछ कॉमन ढूंढ लेते हैं। देखो यहाँ पे r दिया है, यहां भी r है, r क्या बना था, t बना था, तो यानी कि ये t और t होगा, ये दोनों तो गड़बड़ हो गए, जाओ खत्म मामला, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं a दिया हुआ, यहां भी a दिया हुआ, a का मतलब यहां पे दिया हुआ था b, तो t के बाद b, चलो दोनों में है। m इसमें है ही नहीं, क्या n है कहीं पे, n भी नहीं है। यहाँ पे i दिख रहा है ना। या फिर आप कह सकते हैं r एक बार और दिख रहा है, तो r बढ़कर क्या हुआ था, r बढ़कर t बना था, तो देखो लास्ट में t किसके है, ये t, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जल्दी में सॉल्व करने का, जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है इसको इसको मिलाओ, फिर इसको मिलाओ, दोनों के बीच में कॉमन चीजें ढूंढो और ढूंढ के फिर इसको बनाओ। तो इतना सब दिमाग लगाने की जब क्या इसमें इस तरह का बड़ा क्वेश्चन हो तो कॉमन देख लो, कॉमन देख के अपना इलिमिनेशन मेथड लगाओ, इलिमिनेट कर दो, बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, किसी कोड भाषा में फाइट को समथिंग समथिंग के रूप में कोडित किया गया है, उस भाषा में पीस को कैसे कोड किया जाएगा। अब यहां पे चूंकि एक ही चीज दे रखा है, तो इसको अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाकर देखेंगे क्या है। तो F से E क्या हो गया, -1 हो गया। I से H ये क्या हो गया, तुम कर दो, ABCDEFGHI, तो ये क्या है, ये भी -1 है। यहां से G के पहले क्या आता है, FG, ये भी क्या हो गया, -1 हो गया। H के पहले G आता है, ये भी, यानी -1 वाला खेला चल रहा है यहाँ पे, -1 देख लो। P के पहले क्या आता है, O, चलो O हो गया। तब इसके बाद I के पहले क्या आता है, तो यहां से देखो I के पहले क्या आता है, H ढूंढो कहां पर है, सब में है, ये बीच वाला ये गड़बड़ दो है बस केवल। तो E के पहले क्या आ जाएगा, D, तो देखो यहां D नहीं है, यहां D नहीं है, काट दिया। C के पहले आएगा B, तो B किस में है, यहां पर है, वहां पे गड़बड़ दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, मैंने यहां पे पहले ऐसे ऐसे करके खींच खींच के खूब देखा, इससे अच्छा है क्या कर लो, आप एक बार यहां से चेक कर लो कि इसमें कौन कौन सा कॉमन है, कॉमन वाला मैच कर सकते हो, उसे भी निकल सकता है। अगर वहां से नहीं निकलता तो फिर इस पे जाओ। यहां -1 वाला खेला चल रहा था। आगे देखो, यदि फिलो का कोड समथिंग है तो जूरो का कोड होगा, तो फिर वही चीज है, इसको आपको देखना है कितना कितना डिफरेंसेस है। तो F और B के बीच में कितना डिफरेंस है बताओ। F किस नंबर पर आता है, 6 नंबर पर, B किस नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, तो यहां पे कितना होगा, -4। I और C के बीच में देखो, I किस में आता है, 9 नंबर पर, C किस में आता है, 3 नंबर पर, कितना डिफरेंस है, -6 का। L के बारे में देखो, L और D, L किस पे आता है, 12 पे, और D किस पे आता है, 4 पे, तो डिफरेंस कितना है, ये -8 का डिफरेंस है। तो -4, -6, -8, O कितना है, तो ये कितना -10 की तरफ जा रहा है, -10, यानी दो दो माइनस बढ़ता चला जा रहा है एक में, तो ऐसे इसमें भी बढ़ाना है। तो x -4 करो, कितना आ जाएगा भाई, जूरो का कोड होगा। हाँ कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, H दे रहा है, कैसे सॉल्व होगा ये, बताओ बताओ जल्दी से आंसर बताओ। जूरो का कोड इसमें HGH है, कुछ दूसरा इसमें तरीका लगाया है, सोचो क्या तरीका हो सकता है इसका दूसरा। यदि फिलो का कोड BCDEO, जूरो का कोड होगा, कुछ और है तरीका इसका। हाँ दूसरा तरीका है, रुको बताता हूं, देखो क्या तरीका है, इसमें भाग देना है ना। वो चीज, वो अभी तक प्लस माइनस वाला चल रहा था, प्लस माइनस वाला गड़बड़ हो गया, यहाँ भाग वाला है, ध्यान से देखो। तो F में अगर 3 का भाग देंगे, यानी 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो B हो गया। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई 3,
ये 9 में 3 का फिर से भाग दो तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 यानी सी आ जाएगा। एल को देखो डिवाइड करो 3 से, यानी 12 को 3 से करोगे तो कितना, डिवाइडेड बाय 3 कितना आएगा, ये 4 आएगा डी। और ओ यानी 15 को डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो ये आया 5। तो ये क्या होगा, ई। समझ में आया? देखो कितना दिमाग लगाते हैं इसमें। ज्यादा इनको पता है कि सारे बच्चे प्लस माइनस के ऊपर तुरंत भाग जाएंगे और बुरा भाग पे नहीं जाएंगे, तो बुरा इस सारे क्वेश्चन में हम लोग फंसते भी हैं, थोड़ी देर के लिए रुकते भी हैं, जैसे मैं रुक गया था। आगे देखो, तो अब इसको करो, x बताओ क्या है, 24। 24 को डिवाइड कर दो 3 से, कितना हो गया, 8। तो 8 पे कौन सा आता है, h आता है, g वाला गया काम से, है ना। फिर u कितने नंबर पे है, tu 21 नंबर पे, 21 में करोगे तो 7 आएगा, तो क्या आ जाएगा, जी आएगा, ये तो दे ही रखा है। आर कितने नंबर पे है, 18 में 6 करोगे 6 आएगा, यानी एफ आना चाहिए, 6F, यानी कि ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्या सही होगा, एक बार फिर से देख लो, आपका ये आएगा HGFE आएगा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ था, क्या करना था, ये वाले में अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो बी आएगा, इसमें भी 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो सी आएगा। 12 को 3 से, यहाँ L 12, तो 3 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 4, यानी कि डी हो गया। और O 15, इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5, यानी कि ई आएगा। तो बस वैसे ही इसको कर देना है, ठीक। तो आप उसको शुरुआत कर सकते हैं, आर वाले को उठा लो, यानी कितना हो गया, 18, 3 डिवाइड कर दो 6 आ गया, 6 का मतलब एफ। तो देखो इस तीसरे नंबर पे एफ कहां पे, यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो पहला वाला मिलाओगे तो ये आएगा, तो कर लेना गुड़ा, एक आएगा, ए ऑप्शन सही होगा इसका। आगे देखो, हाँ थोड़ा पानी पी ले, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो, ऐसे ही क्वेश्चन दिमाग हिला देंगे आपके। मान लीजिए ए बी की पुत्री है, लो ये पुत्री, और ये अलग लेवल का डिस्टर्ब करते हैं आपको। चलो हम लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, इसको तरीका मैं बताऊं, देखो तरीका सब लोगों ने कुछ ना कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक बताया होगा कि ऐसे शॉर्ट ट्रिक कर लो, वैसे शॉर्ट ट्रिक कर लो। शॉर्ट ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है, आपको यहाँ पे लैडर बनाना होगा, यानी सबको अलग अलग क्रम में सजाना होगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और नर और मादा का विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि मेल और फीमेल का विशेष ध्यान रखना होगा, कौन मेल फीमेल है। पढ़ो इसको, ए बी की पुत्री है, कौन पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी ऊपर है ना। ये नहीं बताया गया कि बी मेल है कि फीमेल है, तो इसको कुछ नहीं लिखते, ऐसे छोड़ दो न्यूट्रल। लेकिन ए के बारे में कहा जा रहा है कि ये इसके नीचे इसकी पुत्री है, सॉरी, ए इसकी क्या है, पुत्री है, पुत्री है, तो यहां पे माइनस लिखना शुरू कर दो, ठीक है ना, निगेटिव विचारधारा है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं इसमें, बी सी की बेटी है, बी सी की बेटी है, यानी अब बी का भी पता चल गया कि बी भी क्या है, बेटी है, यानी कि ये माइनस कर दो। और किसकी बेटी है, सी की, तो इसके ऊपर कोई सी है, चलो ये सी ऊपर चले, इनका नहीं पता कि सी मेल है कि फीमेल है। सी डी का भाई है, सी क्या है, भाई है, यानी कि प्लस हो गया। और यहां किसका भाई है, डी का, यहां पे लिख दो ब्रो, हाय ब्रो, तो क्या हो गया, इसका ब्रदर है डी। और डी का ये नहीं पता है कि डी लड़की है या लड़का, क्योंकि लड़की का भी भाई हो सकता है, लड़के का भी भाई हो सकता है, तो इसको छोड़ दो अभी। सी डी का भाई है, और डी ई की मां है, देखो डी क्या है, ई की मां है, यानी इसकी एक बेटी है जो ई है, ठीक है ना। बेटी है कि बेटा है नहीं पता, है ना, इसको भाई मां तो बेटे का भी हो सकता है, बेटी की भी, लेकिन डी क्या है, मां है, ये फीमेल हो गई। यदि ई पुरुष है, लो ये इसका बता दिया कि ये प्लस है, तो ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, तो ए क्या है, ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये फीमेल ये मेल, इसकी ये बेटी है, तो इसकी क्या हो जाएगी, भाई फीमेल, भाई ये तो इसका ये मामा होगा ना, क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है क्या है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों पति पत्नी है, नहीं ये ब्रदर है ना, सी का ब्रदर है ये, डी का ब्रदर है ये, तो क्या होगा, ये भांजी वाला होगा, इधर वाला जो हो जाएगा मामा, और ये क्या हो जाएगी उसकी भांजी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ का सब इधर चला जाएगा, यहाँ पे ये दोनों भाई भाई वाला होता तो ये अंकल वाला हिसाब किताब हो जाता, लेकिन ये अंकल वाला हिसाब किताब नहीं है, क्या होगा भांजी, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
ठीक है, चलो 75 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे ही लैडर बनाना होगा, लैडर बनाओगे तो समझ में आ जाएगा। लो एक और सवाल है, कठिन सवाल है, जरा लगाओ इसको। इस जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलो, x प्लस वाई का अर्थ है x y का पिता है। कुल मिला के घूम फिर के इस सारे अर्थ को यहां पे लगाना है। तो प्लस का अर्थ होता है कि ये क्या है, एक्स वाई का पिता है, यानी पहले वाला दूसरे वाले का क्या है, पिता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो यहां देखो m क्या है, ये फादर है, और n क्या है, इसका सन हो गया। चलो ठीक है। दूसरा पूछ रहा है, यहाँ हैच दिया हुआ है, तो एक्स हैच वाई का अर्थ है एक्स वाई की पुत्री है, यानी ये पीछे वाला आगे वाले की पुत्री है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं दे रखा कि सन है कि डॉटर है, क्योंकि यहां पे ध्यान दो एक्स वाई का पिता है, तो एक्स तो पिता है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये पिता है, लेकिन वाई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो यहाँ पे सन लिखना ठीक नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे उसका केवल लिख दो क्या होगा, चाइल्ड, चाइल्ड है ये नहीं पता कौन है। अब हैश टैग में देखो एक्स हैच वाई, यानी एक्स वाई की पुत्री है, तो यानी कि ये एल है, ये इसकी मदर हो जाएगी, और यहां पे पुत्री दे रखा है तो यहां माइनस लिख दो, यानी कि ये क्या हो गया, एन डॉटर होगी। अब पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है, एम एल का भाई है, तो एम एल का भाई है, भाई यहाँ पिता है और एक इसकी पुत्री है, तो भाई वाला तो रिश्ता है नहीं। एम एल का पिता है, एम एल का पिता भी नहीं है, एम एल का पति है। अब यहां पे सही है, ठीक है ना, क्या हो जा रहा है, हाँ ये फादर था और ये क्या है, ये मदर, तो एम एल का क्या है, पति, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे सही हो रहा है। बीच में क्या है, ये इनकी लड़की है, और ये क्या है, फादर है, और ये क्या है, मदर है। फादर मदर की लड़की क्या हो गया भाई, ये फादर और मदर क्या होंगे, पति पत्नी तो होंगे। चलो, तो इस तरीके से सवाल कठिन कठिन से होंगे और आपको सॉल्व करना होगा। आगे देखो, मान लीजिए ए बी की बेटी है यहाँ ये रीजनिंग, सच बताए अगर कोई सॉल्व करना शुरू कर दे रीजनिंग, और डेली अगर 50 रीजनिंग सॉल्व कर रहा है तो दिमाग बहुत तेज हो जाए, क्योंकि घुमा घुमा के पूछा जाता है। रुक जाओ यार, हंसी थोड़ा सा रोक लेने दो। इतना ज्यादा मान लिया हम लोगों ने, मदर फादर बिटिया बेटा कहाँ कहाँ पे कि पूछो मत। ऐड करने पर आता है 5 किलोमीटर आंसर, ठीक है। चलो, मान लीजिए ए बी की बेटी है, चलो भाई ए यहां पर है और ये क्या है, बेटी है किसकी, बी की। बी का नहीं पता कि ये कौन है ना। बी सी की बेटी, बी का भी पता चल गया कि बी भी बेटी है, और ये किसकी है, ये सी की बेटी। अब सी के बारे में नहीं पता। सी डी का भाई है। अब ये देखो सी क्या है, ये भाई है यानी पॉजिटिव है, और डी का पता नहीं। डी ई की मां है। अब डी क्या है, ये मां है यानी कि निगेटिव हो गई, और किसकी मां है, ई की मां है, यानी इसकी बेटी हो गई। ई नीचे वाले फैमिली लेडर में क्या हो गया, उसके नीचे आ गई। यदि ई मादा है, लो ई क्या है, माइनस मादा हो गई। तो ए ई से कैसे संबंधित है, तो देखो भाई ये दोनों भाई और बहन है, दिखाई पड़ा, भाई और बहन है, ये दोनों क्या है, भाई बहन है पक्का। सी डी का भाई है, हाँ भाई बहन। तो ये ई के, हाँ ठीक है सही हो गया। ये इसकी क्या हो जाएगी, ये मदर के, यानी कि जो माँ जो ग्रैंड मदर है उसके परिवार से यहाँ पे ये हो जाएंगी। और ये जो उसके प्लस वाले जो सी है फादर, उसके थर्ड जनरेशन में है, यानी कि ये कैसे जनरेशन होगा, ये भतीजी होगी। ई की क्या होगी, ये भतीजी होगी। चलो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखो, यदि ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, हाँ इसका एट द रेट का, अब यहां पे हम सीधे आंसर पे चले आओ, जो आपका मेन सवाल है, मुद्दा जो है वहां पे चले आओ, ठीक है।
देखो कितना यही पिछले बार वीडियो का जो पेपर आया था उसमें इसी तरीके सवाल पूछे गए थे, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा होता है। चलो पहले सीधे सवाल पर देखो ना, क्या पूछ रहा है, W@x, और एट द रेट का मतलब क्या हो गया कि ए बी की बेटी है, तो इसका मतलब W क्या हो रहा है, x की बेटी, यहां बना लो। W है, किसकी बेटी है ये, x की बेटी है, माइनस कर दो इसको। आगे सवाल ये आपका स्टार बनाया है, ए स्टार बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी x जो है y का पिता है। ये y का क्या है, ये पिता, ये पता चल गया कि ये फादर है और इसका एक बेटा है, बेटा या बेटी ये नहीं पता, ये कौन है, ये y है ना। तीसरा हैशटैग देखो, ए हैच बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो ये वाई हैच जेड, यानी वाई क्या है, ये तो बहन है, और किसकी बहन है, ये जेड की बहन है। अब जेड का नहीं पता कि जेड कौन है। अब देखो ये हो गया, यानी एक फादर, उसके ये 3 बच्चे। चलो देखते हैं, जेड एक्स का पोता नवासा है, नहीं। जेड एक्स की पोती नवासी है, जेड एक्स का भाई है, जेड एक्स का पुत्र है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, जेड एक्स का ये पुत्र है, ये वाला ज्यादा सही है, ठीक है, यही सही होगा आपका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दिखाई पड़ रहा है वहां से। ऐसे सवाल लगा जाओ, तो एक एक सवाल आपके लिए कितना कठिन है यार, ऐसे कौन सवाल देता है। चलो मुझे भी आसान आसान सवाल बनाने चाहिए थे, ठीक है ना, ताकि एक लाइन में खट 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 निकलते चले जाए, आपका मनोरंजन भी होता, आपको अच्छा भी लगता। लेकिन कठिन सवाल है, देखो क्या होता है इसमें, कौन सा तर्क मजबूत है। लो भाई, यहाँ पे मजबूत तर्क की पहचान करिए। सबसे पहले तो तर्क मजबूत करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, सवाल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, क्या वैश्वीकरण से भारत के विकास में मदद की है, पहला तो ये है, कथन है इनका। अब इसका तर्क है, पहला तर्क देखो, हाँ चूंकि वैश्वीकरण उपायों को 90 के दशक में उत्तरार्ध में शुरू किया गया था। देखो यहां पर कुछ भी संदेह और वैसी बातें नहीं करी है, तो सीधा सीधा बात करेंगे यहाँ पे, भारत स्थिर आधिपत्य हासिल करने में सक्षम हो गया था, जबकि अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाएं मंदी से संघर्ष कर रही थी। चलो ठीक है, सही है ना भाई, ऐसा ही तो हुआ था। 90 के दशक में भारत ने जो ग्लोबलाइजेशन शुरू किया था, और उसकी वजह से क्या हुआ था, भारत का विकास हुआ था, और अपने आर्थिक स्थिति को भारत ने सुधार लिया था, सही बात है। दूसरा है, नहीं, आर्थिक वृद्धि मात्र आय में वृद्धि से नहीं होती, इसे लोगों के कल्याण में वृद्धि भी करनी चाहिए। वैश्वीकरण के उपायों को अपनाने से 20 साल बाद भी भारत में अभी भी गरीबी लोगों का बड़ा प्रतिशत है। सही है बात, ये बात इनका सही है, लेकिन यहाँ पे नहीं कैसे कर सकते हो भाई, भारत की आर्थिक वृद्धि तो हुई ही है, समझ में आई। अब इसमें यह नहीं कहना कि मात्र आय वृद्धि से सब आर्थिक वृद्धि नहीं मानी जाती, आर्थिक वृद्धि पूरी देश की देखी जाती है कि कितना पड़ता है ना, जीडीपी कितना है। अब उसमें एक व्यक्ति कुछ गरीब है तो वो बात अलग है, उसके लिए अलग से देखा जाता है कि प्रति व्यक्ति आय, उसमें भी जो धनी वाले लोग होते हैं उनकी आय से गरीबों की आय कम होती है, सबका एक कम्युलेटिव लिया जाता है प्रति व्यक्ति आय भी। तो यहां पर देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, पहला इसका सही बता रहा है। तो देख लो कौन सा तर्क सही है, केवल एक तर्क मजबूत है, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दिमाग लगाओ भाई, दिमाग नहीं लगाओगे तो कैसे चलेगा। आगे देखो, इसमें सवाल है 80, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी में संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह ले लो भैया, प्रश्न चिन्ह की जगह दिलाओ इनको, है ना। चलो करते हैं, जेड के साथ यू का क्या संबंध है, सोचो जरा। तो जेड कितना होता है 26, यू कितना होता है 21, तो -5। एक्स के एस का करें तो एक्स 24, एस क्या होता है 19, -5, यानी -5 चल रहा है, इसका भी -5 कर दो। पी कितना है, ओ पी यानी 16, 16 -5 के 11, तो क्या हो जाएगा, जे के वाला आएगा, मिल गया पहले ही, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि बाकी जहां पर कहीं के दे ही नहीं रखा है, सीधा सीधा सवाल है, इजी ऑप्शन, इजी आंसर। आगे देखो, हाँ वही चीज यहाँ है। अच्छा 80 वाला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। 81 देखो, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। लो अच्छा है ना ये, कथकली, मणिपुरी और ओडिसी और गरबा, बताओ इसमें से क्या भिन्न दिखाई पड़ रहा है आपको, सोचो क्या भिन्न है।
तभी तो नाच ही है, इसमें दिखाई पड़ रहा है। कथकली करो, मणिपुरी करो, ओडिसी करो, चाहे गरबा करो, है ना। तो देखो ये जो तीन है ना, ये तीन, ये क्लासिकल डांस में आते हैं। किसमें आते हैं? क्लासिकल डांस में। गरबा जो है ये आपका आता है लोकल डांस कह सकते हैं आप इसको, यानी कि जो स्थानीय नृत्य होते हैं उसमें आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन। 81 का क्या सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो अब 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82, 81 का सी, गरबा क्या होता है? उनका स्थानीय नृत्य होता है। आप लोग भी जाते हो तो गरबा हर जगह खेला जा रहा है, केवल गुजरात के अंदर नहीं है, हर जगह खेला जा रहा है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लो बताओ भाई, क्या आएगा इसकी जगह पे? 2, 7, 16, 29 में कुछ तो गड़बड़ है। इधर देखो, 5, इसमें कितना हो गया? 9, इसके बीच में कितना हो गया? 5, 9 और 29 में 16 गया तो क्या हो गया यहाँ पे? 13। तो इसके नेक्स्ट वाले में देखो, इसमें से ये 4 बढ़ रहा है, इससे ये 4 बढ़ रहा है, तो यहां से भी 4 बढ़ेगा, 17 जोड़ दो। 29 में 17 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 46। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 से जा रहा है 7 पे, तो 5 का अंतर है। 2 से 7 पे 5 का, 7 से 16 पे 9 का, 16 से 29 पे तो कितना? 13 का। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो 5 और 9 के बीच में कितना? 4 का। 9 और 13 के बीच में 4 का। तो नेक्स्ट में जो जुड़ेगा तो इसका डिफरेंस ही तो जुड़ेगा, तो कितना डिफरेंस आएगा? 17। 4 जोड़ो तो 17, तो 29 में 17 जोड़ो कितना आएगा? 46। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लगाओ लगाओ सवाल लगाओ, देख देख के समझ में आएगा कैसे कैसे लग रहा है। ठीक है, और आप लोगों को क्वेश्चन भी टाइप करना है ताकि आपको ये तो पता चले किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं आप। आगे देखो, यहां पर अक्षर दिया गया है और उसको जो है एक वास्तविक अक्षर शब्द में कन्वर्ट करना जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। देखो, एक अद्वितीय संख्या आवंटित की गई है, संख्याओं के समायोजन का चयन इस प्रकार से करें कि जब अनुरूप वर्ण व्यवस्था किया जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। इसका अर्थपूर्ण शब्द बनाओ पहले तो। क्या इसका अर्थपूर्ण शब्द होगा? सोचो जरा। रुसगा लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? सुगर होगा। क्या होगा? SUGAR, सुगर। अब S की जगह पे क्या दे रखा है? 5, तो सबसे पहले क्या आएगा? 5। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, कहीं और 5 लिखा ही नहीं है। देखे, सवाल आसान है लेकिन कठिन क्या है? इसको किसमें बदलना है? एक ऐसे शब्द में जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। तो सुगर का अर्थ निकलता है, बाकी किसी का अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, तो ये आपका, हाँ 83 का हो गया आपका बी। आ जाओ 84। 84, हेलो, क्या है ये सवाल? हाँ, ये भी घुमाते हैं। टोमेटो को ब्रिंजल मानते हैं, ब्रिंजल को रेडिस मानते हैं, रेडिस को कैबेज मानते हैं और कैबेज को ओकरा के रूप में जाना जाता है। अब ये बताओ, जमीन के नीचे कौन उगता है? तो भाई जमीन के नीचे कौन उगता है? गाजर, रेडिस उगता है। तो रेडिस को क्या मान रहे हैं? ये कैबेज मानते हैं। तो क्या मानेंगे? आंसर सही होगा ये कैबेज, यानी जमीन के नीचे क्या उगता है? कैबेज। ये देखो, इनका दिमाग अलग है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी सही होगा। आगे देखो, कौन सा अक्षर समूह अलग होगा? वाह भाई, ठीक है, कौन सा अक्षर समूह इसमें से अलग होगा? ठीक है, हाँ चलो ठीक है। क्या क्या देखें इसमें? हाँ ये देखो, इसमें इसमें डिफरेंस 0 का दिखाई पड़ रहा है। इसमें इसमें डिफरेंस कितना दिखाई है? +1 का दिखाई पड़ रहा है। इसमें और आर में डिफरेंस जो दिखाई पड़ रहा है वो -3 का दिखाई पड़ रहा है। यही तो है। आर एस टी नहीं, -2 का दिखाई पड़ रहा है, सॉरी। और एस और वी में क्या है? ये एस के बाद टी यू वी +3 का दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 0, +1, -2 और +3 का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। सेम डिफरेंस यहाँ पर भी दिखाई ऐसे ही पड़ रहा है ना। तो सेम यहाँ पर भी आगे आओगे तो ऐसे ही डिफरेंस दिखाई पड़ना चाहिए। तो बी से यहाँ पे क्या होगा? कुछ यहाँ पे बी आएगा, फिर यहाँ देखो +1 यहाँ पे आएगा, तो पी का +1, हट जाओ भाई, पी का +1 करोगे क्या हो जाएगा? पी का क्यू होगा ना, क्यू हो गया। इसके बाद डी का -2 करना है, तो यहाँ पे बी आएगा। क्या आएगा? बी आएगा। तो बी क्यू बी, ये रहा, यहां मिल गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो,
अगर ये सभी के सभी को आपने लगाना शुरू कर दिया तो पूरा टाइम खा जाएगा। एक और दूसरे में देख लिया कि क्या है, तीसरे का चेक कर लिया एक बार कि नहीं वैसे ही चल रहा है, बस सीधे सवाल को लगाने के लिए आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। आगे देखो इसमें क्या चाहिए, कईबेज। यदि m इक्वल टू 170 तो W का नाम बताओ क्या है। नाम बताओ भाई, W का क्या है। m का नाम 170 है और W का नाम क्या हो जाएगा। कैसे 170 आया, पहले तो ये सोचना पड़ेगा। तो m क्या होता है 13, 170 पहुंचना है तो 13 में 13 का स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 169, प्लस 1 करोगे क्या आ जाएगा 170, 17। तो W का मान कितना होता है भाई बताओ। हाँ 23 होता है। 23 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, स्क्वायर करके देखो। तो 23 का भाई सीधी सी बात है 9 23 में 23 कैसे करोगे, 3 तरीके 9 आ जाएगा, तो लास्ट में 9 आएगा। और लास्ट में 9 आएगा तो एक जोड़ोगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब इतना सब स्क्वायर भी नहीं करना, इसको कई बार दिमाग लगा के खट से सॉल्व कर दो तो 530 आंसर सीधे सीधे जाओ ऐस करो। क्योंकि लास्ट में क्या आना चाहिए, लास्ट में 0 आना चाहिए, तो चारों ऑप्शन में लास्ट में 0 किसमें है 530 में है। दिमाग लगा दो, हो गया आंसर सॉल्व। निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा अक्षर समूह अगला होगा। 26 के बाद 32 के बाद 36 के बाद 42। देखो जरा इसमें कितना कितना अंतर आ रहा है। 6 ये कितना आया, 4 ये कितना आया। हाँ कुछ अलग है इसमें, गेम चल रहा है, रुको देखिए कौन सा गेम चल रहा है। गेम ही लिखा है, गेम का 26। ठीक है, गेम अगर 26 हो गया तो जोड़ दो गेम 26। तो ये FG 7 प्लस 1 प्लस 13 प्लस 5 जोड़ो कितना हो गया 7 1 8, 13 8 21 5 26 आ गया। ठीक है, इसको जोड़ो, ये हो गया 8, ये 3, ये हो गया 14, 7 21 3 24 8 32। ठीक है, ऐसे ही जा रहा है, यानी कि सभी को जोड़ने के बाद लास्ट वाला अंक उसके बराबर होना चाहिए। इस तरीके से ये पूरा का पूरा श्रेणी जा रहा है। तो जोड़ो, किसमें क्या पूछ रहा है, अलग होगा, किसी एक में जोड़ने पर वो चीज नहीं आएगा, हो सकता है ये। तो हाँ देखो यहाँ दोनों जगह पे 54 दे रखा है ना, तो इन्हीं में से कुछ एक होगा, क्योंकि दोनों में अलग अलग है। तो जोड़ो जरा, m क्या होता है 13, i होता है 9, s होता है 19, m होता है 13, 13 13 26, 26 और 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 35, 35 में 19 जोड़ोगे 54। आ तो जा रहा है, इधर देखो यहाँ पे जोड़ो 13 9, t हो गया 20, l हो गया 12, तो 13 9 9 ये भी आ जा रहा है। कैसे, इधर देखो THSTLSTL ये भी सही आ रहा है, कुछ और है इसमें बात भाई, जोड़ने वाला ये नहीं है ये। इनके बीच में भी कुछ है, आओ जोड़ते हैं, दूसरा देखते हैं, दूसरा तरीका से कोशिश करते हैं इसको। G से H यहां पे चलते हैं, यहां पे कितना अंतर है +1। फिर जो है G से I, G से गए H, H से I, ये GHI, फिर J गायब हो गया, K +1 वाला भी सिस्टम नहीं चल रहा। G +1 बोलो भाई बोलो, क्या सही होगा इसमें, कैसे होगा। सबका करके देखना पड़ेगा, एक एक का अलग अलग करना पड़ेगा। HI JK, GHI JKL, एक ग्रुप ये मान लेते हैं, एक ग्रुप ये मान लेते हैं, एक ग्रुप ये मान लेते हैं। तो KL और यहाँ पे M आना चाहिए, यहाँ पे KLM आना चाहिए, ये तो बात सही है, M तो आ ही रहा है। फिर A के बाद C में कितना डिफरेंस आ रहा है, A के बाद C में आ रहा है 2 का डिफरेंस।
तो यहाँ यहाँ देखो सी के बाद दो, यहाँ पे ई के बाद ए का डिफरेंस आ रहा है, ए के बाद सी का दो डिफरेंस आ रहा है इधर। नहीं, ये वाला तो अलग ग्रुप है। यहाँ देखिए सी के बाद डी, यानी यहाँ पे आएगा जी के बाद एच, जी के बाद एच आएगा, तो एम एच, ये दोनों हट गए, एम एच। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एम के बाद एन, एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आर के बाद एस आएगा, ये सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो कई बार कहां कहां घूम के आना पड़ता है रीजनिंग में, तो यहां से सब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जोड़ने पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था, बल्कि डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 87 का बी ऑप्शन करेक्ट। चलो आगे देखो, चार बहनें सुनीता, पुनीता, विनीता व जूली हैं। ठीक है, चलो भाई चार बहनें हैं, अब पप्पा ही झेल रहे होंगे, ठीक है ना, क्या करें, सभी की उम्र भिन्न है, सीता सिर्फ पुनीता से छोटी है। एक चीज यहां पे समझ में आ गया कि सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, यानी सबसे बड़ी कौन है, पुनीता। चल भैया पुनी सबसे बड़ी हो गई, उससे छोटी कौन हो गई, सुनी, पुनी से बड़ी छोटी सुनी हो गई। विनीता जूली से छोटी है, तो ठीक है, विनीता जो है जूली से छोटी हो गई, चारों में सबसे छोटी कौन है, ओए होए ये तो गड़बड़ हो गया। सुनीता, पुनीता, विनीता व जूली है, सभी की उम्र भिन्न है, सुनीता सिर्फ पुनीता से छोटी है, पुनीता सबसे बड़ी हो गई, उसके बाद सुनीता हो गई, विनीता जूली से छोटी है। ठीक है, विनीता कहीं भी हो, जूली यहाँ कहीं भी हो, हाँ यहाँ जूली है, ये विनीता है, तो चारों में सबसे छोटी कौन होगी, सीधी सी बात है विनीता सबसे छोटी होगी। हाँ इजी है, कठिन नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विनीता इसमें सबसे छोटी हो जाएगी। आगे देखो 88 का ये हो गया, इतना कठिन सवाल दोगे यार। लो आ गया फिर से वही, गुणा भाग करना है। संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या कितनी बार आती है, ढूंढो अब इसको, संख्या 2 पहले ढूंढना है, पहले यहां मिला तो यहां पे विषम आ रहा है 1, यहां पे आ रहा है 2, और 2 ढूंढो, 3, यहां नहीं आया, यहां आया क्या, यहां नहीं आया, यहां आया क्या, नहीं आया, यहां आया 4, यहां आया क्या, नहीं आया, तो 1 2 3 4, सी ऑप्शन करेक्ट। बस गिनना है, ये तो बहुत आसान सवाल होते हैं, केवल सही तरीके से आपको गिन देना है इसको। 90 देखो, निम्नलिखित व्यवस्थापन का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर दें, @ रुपीज जी जी पता नहीं क्या। चलो, यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाए, निकाल दो भाई, संख्या और प्रतीक, ये संख्या गया, प्रतीक गया, और ये गया संख्या, निकाल दिया जाए तो सबसे अधिक बार आने वाला स्वर की पहचान करो। तो सबसे ज्यादा ए, कोई और दिख रहा है क्या, पी 2 बार नहीं आया, कोई नहीं आया, तो ए, यानी कि डी ऑप्शन। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे देखो, अगर x को भाग से बदल दिया जाए तथा माइनस को प्लस से बदल दिया जाए, चलो इसका मान बताओ, इसको किससे बदलना है, x को, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड को क्या करना है, गुणा करना है, इसको गुणा कर दो, माइनस को प्लस कर दो और प्लस को माइनस, ऐसा ऐसा करना है क्या। यदि अगर चिन्ह x को भाग से बदल दिया जाए और तथा माइनस को प्लस से बदल दिया जाए, तो नीचे दिए गए व्यंजन का मान क्या होगा, तो 25 में 15 का गुणा करो, 15 में 45 हो जाएगा, 15 कैसे भाग दोगे, 15 कम 15, 7 5, 15 पचे 75 और गुणे 3, 15 तिया 45 प्लस 7 माइनस 1, तो क्या हो गया, 15 तिया 45 प्लस 6, कितना आ जाएगा भाई, 51 आ गया, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, देख लो, है ना। तो बस यही आपको गुणा भाग, अब यहाँ पे अलग से भी पूरी संख्या लिखने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, ऊपर नीचे ऐसे करके ऊपर ऊपर लिख लेना और सारे गुणा भाग कर देना, आ जाएगा। जानते हो ना, का को पहले काटिए वाला भाग होता है, यानी पहले आपको गुणा भाग कर लेना होता है, इसके बाद ये जोड़ घटाना वाला काम करना होता है, ठीक है। हाँ 92 डॉलर की बात कर रहा है, यदि डॉलर जोड़ का प्रतीक है, @
घटाव का, हैशटैग गुणा का। चलो जगह पे लिख दो। सी क्या है? डिवीजन का प्रतीक है, तो यहाँ पे भाग कर लो। डॉलर जोड़ का प्रतीक है, तो डॉलर को जोड़ कर लो। एट द रेट का अर्थ है घटाओ, तो यहाँ घटाना कर दो। और हैश का है गुणा, तो यहाँ गुणा कर लो। हो तो गया आसानी। पहले भाग दे लेते हैं ना, 75 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 15। इधर गुणा कर लेते हैं, तो 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना है? 12 36। यही तो हो गया। चलो हो गया। और ये प्लस माइनस वाला, चलो देखो 15 हो गया, 15 धन 20 और ये माइनस 36, यही तो हो गया। तो 15 और 20 क्या हो गया? ये 35 हो गया और माइनस 36 कितना हो जाएगा? -1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लो कितना आसान है, बस इसको आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 29 से 39 के बीच ठीक मध्य संख्या में तुरंत पहले निम्नलिखित में से कौन सी संख्या? तो 29 और 39 के बीच में मध्य में कौन है भाई? सोचो जरा, क्या होगा? 34 होगा। और 34 से एक पहले की संख्या तो 33 हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कितना आसान सवाल। कुछ सवाल तो आसान रहेंगे और वो सब करके आएंगे, जैसे मैं तुरंत कर दे रहा हूं वैसे आप भी कर दोगे, लेकिन कठिन वाले को दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना? 92 का बी, 93 का डी, 94 देखो। लो पिता ने कुछ खर्चा कर दिया भाई। ठीक है, जन्मदिन पे खर्चा हो रहा है। आओ देखते हैं कैसे खर्चा हो रहा है। एक पिता ने अपने पुत्र के जन्म दिवस पर कुछ लड़के व लड़कियों को बुलाया। लड़कों की संख्या लड़कियों से 2 कम थी, तो माना लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की संख्या से लड़के 2 कम है, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? x+2। ये कौन हो गए? बॉयज। ये कौन हो गई? गर्ल्स। तो स्क्वायर में बॉयज है, गोले में गर्ल हो गए। ठीक है। पिता ने सभी लड़कों को 10 और सभी लड़कियों को 20 रुपए उपहार में दी। ऐसा अन्याय क्यों? कोर्ट में जाना चाहिए कि लड़कियों को 20 रुपया क्यों, लड़कों को 10 रुपया क्यों? गलत बात है। ठीक है, एक तो लड़कियों की संख्या भी ज्यादा है, कोई बात नहीं। और यदि कुल 280 रुपए खर्च किए, तो चलो लड़कों को दिया 10 रुपया, तो x गुणे x इंटू 10, लड़कियों को दिया 20 रुपए, तो 20 ब्रैकेट में x+2। ये टोटल मिलाकर कितना हो गया भाई? 280। ये मैथ का सवाल दे दिया, सॉल्व कर दो इसको, बस हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 10x प्लस 20x प्लस 40 इक्वल टू 280। ये 40 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस, ये दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? ये 30x आ जाएगा। इसको पहले साफ साफ लिख दो। ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ जाएगा? 30x इज इक्वल टू 280 में 40 घटा दो, कितना आ जाएगा? 240। तो x बराबर हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 30। 0 0 कट गया, 3 से गए तो क्या? 8 बार जाया, तो x का मान कितना हो गया? 8 आ गया। तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो आपको सवाल लगाने आना चाहिए। मैथ है भाई, मैथ, सिंपल मैथ। आओ फिर से, सवाल ही सवाल है। कथन आ गया भैया, देख लो फिर से। पढ़े और बताया कि उत्तर देने के लिए कौन सा कथन सही है। रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ था? ठीक है, हमको क्या मतलब है रंजीत से, लेकिन चलो देखते हैं रंजीत का वर्ष कब पैदा हुआ है। ये क्या है? प्रश्न। कथन देखो, वर्तमान में रंजीत अपनी मां से 24 साल छोटा है। यानी कि अगर हमें मां का उम्र पता चल जाए तो पता चलेगा कि रंजीत की उम्र कौन है। यानी पहला तो आंसर नहीं दे रहा है। दूसरा क्या है? रंजीत का भाई को 2001 में पैदा हुआ था, उसकी मां से 31 साल छोटा। चलो ये तो सही हो गया। तब ये 2001 में पैदा हुआ, 31 साल छोटा है, यानी उसकी मां कब पैदा हुई थी भाई? 1970 की है उसकी मां। देख लो, तो 1970 की है और वर्तमान में रंजीत 24 साल छोटा भी है, तो ये कब पैदा हुआ है? 1994 में पैदा हुआ है। समझ में आया? यानी अपने मामा से बड़ा है यार ये तो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ पे सवाल क्या पूछ रहा है? केवल कथन 1 सही है जबकि विवरण 2 सही नहीं है। केवल कथन 2 सही है जबकि विवरण 1 सही नहीं है। न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। हाँ ठीक है, इसका क्या बता रहा है ये? रंजीत किस वर्ष पैदा हुआ, तो दोनों कथन को अगर एक साथ मिलाएंगे तब पैदा होगा। ठीक है, दोनों कथन को एक साथ मिलाएंगे तब वो रंजीत का पता चल जाएगा। आगे देखो, अब ये विकल्प में भिन्न निकालना, अलग निकालो।
देखो कॉर्नर पे बी दिखाई पड़ रहा है, कॉर्नर पे 0 दिखाई पड़ रहा है, कॉर्नर पे ये दिखाई, कॉर्नर पे ये दिखाई पड़ रहा है, नहीं तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत आसान हो गया। आगे देखो 97 कथन दिया हुआ है। हाँ, निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करना है इसमें। चलो कथन देखो, सभी नाइट्रोजन अद्वितीय है। ये लो बना दिया नाइट्रोजन, और ये सारे के सारे क्या है, अद्वितीय है, अद्वितीय है। सभी उर्वरक उपयोगी है, ये रहा उर्वरक, उर्वरक यू लिख दो, और ये सभी क्या है, ये उपयोगी है, यही तो कह रहा है। चलो हमने बना दिया। अब देखते हैं इसका ऑप्शन क्या आ रहा है। पूछ रहा है, ये क्या गया, ये कौन चित्रकार आ गया इसी में, ये रहा। गड़बड़ हो गया भाई। चलो ठीक है, तो हमारे इसका मतलब 97 तक है, इसके बाद वाले जो है कुछ गायब हो गए हैं। तो यहाँ पे आज आप लोगों को 100 क्वेश्चन मिला। जो जीएस वाला पोर्शन है वो मैं आपको ये पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से अब दिखाई पड़ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 133 स्टार्ट हो गया है, यानी कि बीच में कुल 40 क्वेश्चन गायब हो गए। तो ठीक है, 97 हम लोगों ने किया था, और आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि दोपहर में कल एक लाइव लेकर इसको पूरा कंप्लीट करा दूं। इसको टेस्ट 1 पार्ट 2 करके मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए उसको आप लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई हो, अभी तक सवाल लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग, ताकि आप लोगों को मिले। और इसको अलग अलग पार्ट में भी मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूं। जैसे किसी को हिंदी की आवश्यकता है तो उसे हिंदी मिल जाए अलग से, किसी को रीजनिंग की आवश्यकता है तो अलग से रीजनिंग, किसी को अलग से जीएस चाहिए तो अलग से जीएस। तो 50 क्वेश्चन जीएस के हम लोग करेंगे, और वो आप लोगों को कब मिलेगा, कल मिलेगा या आज भी मिल सकता है, वो डिपेंड करता है। आप लोग बस चैनल को फॉलो करिए, फॉलो करते रहेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।